नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम क्लास 12 के ऑटोमोटिव के चैप्टर 5 जिसका नाम है दोस्तों ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकल प्रणाली, इसको पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों पूरे चैप्टर को हम 1 शॉट में देखेंगे, यानी कि जो पूरा चैप्टर है इसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों ये चैप्टर 5 है, इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग चैप्टर में दिया जाता है। दोस्तों जो ये वीडियो होने वाला है पूरा हिंदी मीडियम में होगा और उसके जो नोट्स हैं आपको इसके फ्री में पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं उसे आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ। दोस्तों जो हमारा ये चैप्टर है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकल प्रणाली, इसमें हम क्या पढ़ेंगे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो आप पहले जान लीजिए क्या पढ़ेंगे। पहला तो हम इसमें दो मेन टॉपिक पढ़ेंगे, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल प्रणाली और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिकल प्रणाली। अब दोस्तों ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल प्रणाली क्या होती है? दोस्तों जो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल प्रणाली है इसमें दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा चार्जिंग सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जो हमारा ऑटोमोटिव का एक चार्जिंग सिस्टम होता है वो मतलब कैसे होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे, यानी कि चार्जिंग प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। और डीसी और एसी मोटर क्या होता है इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल प्रणाली में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा जो स्टार्टर प्रणाली होती है, यानी कि जो प्रारंभिक प्रणाली है वो कैसे काम करती है, इसको भी हम ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल प्रणाली के अंदर पढ़ेंगे। वहीं दोस्तों हम जो हमारा ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिकल प्रणाली है इसके अंतर्गत दो को हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी गाड़ी क्या है दोस्तों, इसमें जो विभिन्न प्रकार के सेंसर होते हैं, यानी कि जो ऑटोमोटिव में विभिन्न प्रकार के सेंसर होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और इंजन प्रबंधन प्रणाली जो है, और जो हमारा ईसीयू है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, और मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन जो है, इन सभी के बारे में क्या करेंगे हम अपने इस सत्र में जानेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली जो है उसके अंदर जानेंगे। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने इस चैप्टर के सत्र प्रथम की तरफ जिसका नाम है दोस्तों ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल प्रणाली। आइए देते हैं दोस्तों इसका एक परिचय। दोस्तों लेते हैं अपने चैप्टर 5 का परिचय, यानी कि सत्र प्रथम जो है हमारा उसका लेते हैं छोटा सा परिचय चैप्टर 5 के। दोस्तों आज के हर ऑटोमोटिव में अपने हुड के नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट होता है। अब दोस्तों आप हुड मतलब नहीं जानते तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो गाड़ी का आगे वाला हिस्सा होता है ना, जिसे उठाकर हम इंजन का भाग देखते हैं जो आगे लगा रहता है, जिसे हम बोनट भी बोल देते हैं आम भाषा में, तो इसी को दोस्तों बोलते हैं हुड। ठीक दोस्तों, हुड मतलब एक रूप से आप जान सकते हैं बोनट, जो ये हिस्सा रहता है जिसके नीचे हमारा इंजन सब रहता है। दोस्तों आजकल जो हमारा हर ऑटोमोटिव है दोस्तों उसमें अपने हुड के नीचे एक इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट होता है जो विद्युत ऊर्जा का दोस्तों क्या करता है, उत्पादन और भंडारण करता है, जो या तो कम वोल्ट या उच्च वोल्ट के रूप में दिया जाता है। जो हमारा हुड होता है दोस्तों उसके नीचे पूरा का पूरा इसमें क्या होता है, प्रत्येक गाड़ियों में एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है जो क्या करता है दोस्तों, जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करता है। यानी कि यहाँ पर ही क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है उसका क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उसका स्टोरेज यहीं पर किया जाता है हमारे हुड के नीचे, जो हमारे इंजन वाला पूरा सिस्टम रहता है। और दोस्तों ऑटोमोटिव पर लगे बिजली के उपकरणों को बिना ध्यान दिए लंबे समय तक बिना किसी विफलता के संचालन करना आवश्यक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारा ऑटोमोटिव है दोस्तों, ऑटोमोबाइल है दोस्तों, उसमें क्या है दोस्तों, जो उसमें इलेक्ट्रिकल उपकरण लगे होते हैं, जो बिजली से चलने वाले उपकरण लगे होते हैं दोस्तों, उसको बिना ध्यान दिए लंबे समय तक किसी विफलता से चलाना आवश्यक है। दोस्तों इसके अलावा इसे व्यापक रूप से बदलती जलवायु परिस्थितियों में संचालित करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल प्रणाली क्या होती है, आइए अब इसको जानते हैं। दोस्तों ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल प्रणाली में विभिन्न उपकरण और तार होते हैं और यह निम्नलिखित कार्य करती है। दोस्तों जो हमारी ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल प्रणाली है इसमें हम जो हमारे कार के या जो हमारे ऑटोमोटिव के दोस्तों विभिन्न मतलब उपकरण होते हैं, जो तार होते हैं दोस्तों, उसको हम शामिल करते हैं। और जो दोस्तों ऑटोमोटिव के जो हमारे इलेक्ट्रिकल प्रणाली का कार्य है दोस्तों निम्नलिखित है। दोस्तों पहला क्या है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल प्रणाली का कार्य, दोस्तों बैटरी चार्ज करने के लिए बिजली उत्पन्न करती है। यानी कि जो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल प्रणाली है, ये जो हमारा बैटरी होती है उसे चार्ज करने के लिए क्या करती है, बिजली उत्पन्न करती है। क्योंकि गाड़ी में तो बैटरी लगी होती है, आप जानते हैं सभी लोग, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना, तो उसको चार्ज करने के लिए जो मतलब हमारी इलेक्ट्रिक ऊर्जा चाहिए होती है, यानी कि बिजली चाहिए होती है, वो क्या करती है, बैटरी को चार्ज करने के लिए बिजली उत्पन्न करती है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल प्रणाली। ठीक दोस्तों, दोस्तों जो हमारा अगला कार्य है वो यह है दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल प्रणाली का, दोस्तों इंजन को क्रैंक करने के लिए स्टार्टिंग मोटर को करंट की आपूर्ति करना। ठीक दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों यह एक ऑटोमोबाइल की विभिन्न इकाइयों में करंट की आपूर्ति करने के लिए सहायक होती है। और इसके अलावा दोस्तों हेडलाइट, ब्रेक लाइट, ठीक दोस्तों, फ्लैशर
कोहरे की रोशनी, डीपर, दिशा संकेत आदि में प्रकाश की व्यवस्था संचालन के लिए करंट की आपूर्ति करने के लिए। दोस्तों जो हमारा ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल प्रणाली का कार्य होता है उसमें क्या क्या शामिल है, जैसे हमारे जो हेडलाइट होता है उसको जलाना उसको शामिल है, ब्रेक लाइट को जलाना शामिल है, फ्लेशर को जलाना शामिल है, जो कोहरे की रोशनी होती है जिसे हम फॉग लैंप बोलते हैं उसको भी जलाना शामिल है। ये दोस्तों आज संकेत में प्रकाश व्यवस्था के संचालन के लिए करंट की आपूर्ति जो की जाती है दोस्तों वो सभी किस पे आधारित होती है, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल प्रणाली पर आधारित होती है। दोस्तों पेट्रोल इंजन में ईंधन प्रसाधन के लिए इंजेक्शन कॉइल की आपूर्ति करना, हॉर्न, वाइपर, मोटर गेज और डैशबोर्ड उपकरणों को करंट की आपूर्ति करना, ये भी क्या होती है दोस्तों हमारे ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल प्रणाली का कार्य होता है। अब दोस्तों आइए हम जानते हैं चार्जिंग प्रणाली के बारे में। चार्जिंग प्रणाली क्या है दोस्तों, जो चार्जिंग प्रणाली होती है उसमें निम्नलिखित चीजें शामिल होती है। चार्जिंग प्रणाली पहले शामिल होता है बैटरी। ठीक दोस्तों, बैटरी कहाँ होता है आप देख सकते हैं गाड़ी में, जो यहाँ पर होता है हमारी गाड़ी में बैटरी, हर एक गाड़ी में अलग अलग जगह जाता है, लेकिन आप गाड़ी का अगर हुड खोलेंगे तो आपको साफ साफ बैटरी जो रखी होती है वो दिखाई देगी, और मतलब बोनेट। ठीक दोस्तों, पहले हमारे चार्जिंग सिस्टम में आ गया बैटरी। दूसरा आता है दोस्तों हमारा इग्निशन बटन। ठीक दोस्तों, क्या आता है दूसरा हमारा दोस्तों इग्निशन बटन। उसके अलावा दोस्तों हमारा आता है तीसरा एसी जनरेटर, यानी कि इसको हम अल्टरनेटर बोलते हैं, या फिर डीसी जनरेटर जिसे हम डायनेमो बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें रिले स्विच भी आता है। ठीक, यानी कि चार्जिंग प्रणाली में क्या क्या चीज आ गया हमारा, पहला आ गया बैटरी, दूसरा आ गया इग्निशन बटन, तीसरा आ गया एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर जिसे हम अल्टरनेटर डायनेमो भी बोलते हैं, और चौथा आ गया रिले स्विच। तो इन चारों पार्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछ ले आपसे एमसीक्यू में या लॉन्ग आंसर में कि बताइए चार्जिंग प्रणाली में निम्नलिखित से कौन सी शामिल नहीं है, या पूछ ले चार्जिंग प्रणाली के जो चीजें हैं जो घटक हैं उसको लिखिए, तो आपको ही चार चीजों को लिखना होगा। तो आप इसको जान के चार्जिंग प्रणाली को अब आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कैकिंग के दौरान बैटरी वाहनों की अधिकांश विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करती है, यानी कि दोस्तों जो कैकिंग जो होती है तो उस दौरान जो बैटरी होती है वो क्या करती है, वाहन को जो अधिकांश ऊर्जा होती है उसकी आपूर्ति करती है, यानी कि कैकिंग के समय बैटरी ही ऊर्जा का सप्लाई करती है। ठीक वाहन में दोस्तों, हालांकि एक बार जब इंजन चल रहा होता है तो चार्जिंग सिस्टम बैटरियों को चार्ज करने के साथ साथ विद्युत प्रणाली में सभी भारी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि दोस्तों जब एक बार क्या हो जाता है, हमारी गाड़ी हमारा जो इंजन होता है चल रहा होता है, तो दोस्तों चार्जिंग सिस्टम जो होता है बैटरी को चार्ज करने के साथ साथ विद्युत प्रणाली में सभी भारी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब यह है दोस्तों, जब क्या हो जाता है इंजन चल रहा होता है, या जब इंजन चल जाता है उसके बाद क्या होता है, वो चार्जिंग सिस्टम को चार्ज करने के साथ साथ क्या करता है, जो हमारा इंजन है वो पूरे के पूरे जितने भी हमारे मतलब गाड़ी के भारी मांगों को क्या करता है, जो विद्युत प्रणाली के भारी मांग होते हैं उनको क्या करता है, पूरा करता है या पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करता है। दोस्तों कई वर्षों तक ऑटोमोटिव चार्जिंग सिस्टम में बेल्ट चालित डीसी जनरेटर का उपयोग करके प्रत्यक्ष धारा का उत्पादन किया गया। डीसी चार्जिंग सिस्टम ने सीमित वोल्टेज आउटपुट की पेशकश की, विशेष रूप से कम गति या निष्क्रिय पर। दोस्तों कई वर्षों तक क्या हुआ, जो ऑटोमोटिव था दोस्तों उसमें चार्जिंग सिस्टम में बेल्ट चालित डीसी जनरेटर का प्रयोग प्रत्यक्ष धारा का उत्पादन किया गया। लेकिन दोस्तों डीसी चार्जिंग सिस्टम जो था दोस्तों सीमित वोल्टेज आउटपुट की पेशकश की, यानी कि जो डीसी चार्जिंग था इसने सीमित मात्रा में क्या किया दोस्तों, वोल्टेज आउटपुट दिया। क्यों अधिकतर दोस्तों तब दिया कम वोल्टेज जब क्या थी, जब गाड़ी हमारी विशेष रूप से कम गति पर चल रही थी या निष्क्रिय थी। यानी कि दोस्तों कम गति पे चलने पर जो डीसी चार्जिंग सिस्टम था ये कम वोल्टेज आउटपुट देता था, इसीलिए दोस्तों क्या हो गया, इसका जो प्रयोग था वो ज़्यादा सफल नहीं रहा या ज़्यादा ही सक्सेसफुल नहीं रहा। दोस्तों इसी कारण से प्रत्यावर्ती धारा या एसी चार्जिंग सिस्टम विकसित किए गए। यानी कि दोस्तों जो ये कारण था, जो ये हमारा डीसी चार्जिंग सिस्टम था या कम वोल्टेज देता था दोस्तों, कम स्पीड पर या निष्क्रिय रहने पर, इसी वजह से क्या हुआ दोस्तों, जो प्रत्यावर्ती धारा या जो एसी चार्जिंग सिस्टम है दोस्तों वो विकसित किया गया। दोस्तों अब सार्वभौमिक रूप से उपयोग किए जाते हैं, यानी कि दोस्तों जो ये एसी हमारा है, एसी या प्रत्यावर्ती धारा चार्जिंग सिस्टम जो है दोस्तों हमारा, या अब सार्वभौमिक रूप से प्रत्येक वाहनों में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दोस्तों अल्टरनेटर यानी कि एसी जनरेटर वजन में हल्के और कॉम्पैक्ट होते हैं और सभी इंजन गति पर कुशल होते हैं। यानी कि दोस्तों जो एसी जनरेटर होते हैं या जिसे हम अल्टरनेटर बोल सकते हैं, ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, हल्के होते हैं, यानी कि इनका भार कम होता है, और ये कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी कि ये सभी इंजनों में आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी गति पर कुशल मात्रा में क्या कर सकते हैं, ऊर्जा दे सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है
अगर गाड़ी धीमी रहेगी या इंजन धीमा रहेगा तब भी क्या होगा, जो अल्टरनेटर या एसी जनरेटर होता है दोस्तों, वो क्या करेगा, वो इंजन से अधिक मात्रा में क्या करेगा, ऊर्जा का उत्पादन करेगा। यानी कि गाड़ी धीमी और तेज होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपका अल्टरनेटर एसी जनरेटर लगा हुआ है, क्योंकि ये समान मात्रा में क्या करेगा, विद्युत उत्पन्न करेगा अगर आपके यहाँ आपकी गाड़ी में एसी जनरेटर या अल्टरनेटर का उपयोग किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों हम डीसी जनरेटर यानी कि डायनेमो के बारे में। जानते हैं हम डीसी जनरेटर यानी कि डायनेमो के बारे में अच्छे से। पहले इसका सिद्धांत जान लेते हैं दोस्तों जब एक कंडक्टर को यू आकार के अस्थायी चुंबक के बीच रखा जाता है तो कंडक्टर में एक इलेक्ट्रोमोटिव बल, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ईएमएफ बोलते हैं, प्रेरित होता है। ठीक दोस्तों, यानी कि जब हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर को यू आकार के अस्थायी चुंबक के बीच में रखते हैं, यानी कि अस्थायी मतलब स्टेबल चुंबक जो हिले उले ना, जब दोस्तों यू आकार के हम कंडक्टर को अस्थायी चुंबक के बीच में रखेंगे तो कंडक्टर में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमोटिव बल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएमएफ, प्रेरित होता है और कंडक्टर में विद्युत प्रवाह दिशा में प्रभावित होने लगती है। और तो कंडक्टर में क्या होता है दोस्तों, जो कंडक्टर हम यू आकार का रखते हैं दोस्तों, उसमें कंडक्टर में विद्युत प्रवाह दिशा में प्रभावित होने लगती है। दोस्तों आगे बताया जा रहा है इसमें, अस्थायी चुंबक में चुंबकीय रेखाओं की दिशा, चालक की गति की दिशा और प्रेरित विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का पालन करती है। यानी कि दोस्तों जो अस्थायी चुंबक होता है उसमें चुंबकीय रेखाएं की दिशा और दोस्तों चालक की गति की दिशा और प्रेरित विद्युत प्रवाह की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का क्या करती हैं दोस्तों, पालन करती हैं। अब दोस्तों फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम क्या है, इसको भी आप अच्छे से जान लीजिए। दोस्तों फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम इसमें आगे बताया गया है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में कहा गया है कि जब दाहिने हाथ के अंगूठे की तर्जनी और मध्यमा को समकोण पर रखा जाता है तब अंगूठा चालक की गतिमान करने वाले बल की दिशा को इंगित करता है। यानी कि दोस्तों फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम क्या है दोस्तों, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में कहा गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जब दाहिने हाथ के अंगूठे की तर्जनी और मध्यमा को समकोण पर रखा जाता है, यानी कि जब जो हमारा दाहिना हाथ है जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हमारा राइट हैंड, जब दोस्तों हम राइट हैंड को क्या करते हैं, राइट हैंड के दोस्तों जो हमारी तर्जनी और मध्यमा है दोस्तों, इसको समकोण पर रखते हैं, तर्जनी मतलब और मध्यमा मतलब जान रहे ना, मध्यमा मतलब मिडिल फिंगर, तब दोस्तों क्या होता है, अंगूठा चालक की गतिमान करने वाले बल की दिशा को इंगित करता है और तर्जनी चुंबकीय रेखाओं की दिशा को इंगित करती है और मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को इंगित करती है। तो दोस्तों जो हमारा अंगूठा होता है दोस्तों क्या करता है, वो चालक की गतिमान करने वाले बल की दिशा को इंगित करता है। ठीक दोस्तों, और तर्जनी जो होती है हमारी चुंबकीय रेखा की दिशा को इंगित करती है और मध्यमा यानी कि हमारी मिडिल फिंगर दोस्तों विद्युत धारा की दिशा को इंगित करती है। दोस्तों आगे इसमें बताया जा रहा है, विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के गुजरने वाले दो कंडक्टर में होने वाली कार्रवाई पर विचार करके डीसी जनरेटर के सिद्धांत को समझा गया है। यहाँ से दोस्तों आप जान लीजिए, जो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम है इसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कभी पूछा जाता है। तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम यहाँ से यहाँ तक है, इसे आप नोट कर लीजिए, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको नोट्स में तो मिल ही जाएगा। नोट्स में हर एक वीडियो के आपको देता हूँ। अगर आप इस वीडियो का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको इस वीडियो का नोट्स फ्री में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका वीडियो जो आपका पीडीएफ है, इस मतलब पूरे चैप्टर का नोट्स है, फिर चैप्टर 5 का या पूरे हमारे इसका सारे नोट्स क्या हो जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे। दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें आगे बताया जा रहा है दोस्तों इसी डायनेमो वाले में कि जब लूप को 180 डिग्री पर घुमाया जाता है तो लूप के दोनों पक्ष धारा प्रवाह की दिशा को प्रभावित किए बिना स्थिति बदल देंगे, क्योंकि कंप्यूटेटर खंड भी स्थिति बदलते हैं। दोस्तों जब कंडक्टर क्षेत्र के समांतर चल रहे होते हैं तो कॉइल में प्रेरित वोल्टेज शून्य और जब क्षेत्र में समकोण पर चलते हैं तो कॉइल में प्रेरित वोल्टेज अधिकतम होता है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब दोस्तों क्या होता है, जब कंडक्टर क्षेत्र में दोस्तों जब कंडक्टर क्षेत्र के समांतर चल रहे होते हैं दोस्तों, तब कॉइल में जो प्रेरित वोल्टेज होता है दोस्तों वो क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि इसे आप नोट कर लीजिएगा, रुकिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि जब कंडक्टर होता है दोस्तों, ये क्या करता है, कंडक्टर क्षेत्र के समांतर चल रहे होते हैं दोस्तों, तो कॉइल में जो प्रेरित हमारा वोल्टेज होता है शून्य होता है। ठीक,
और जब क्षेत्र के समकोण पर चलते हैं तो कॉइल में प्रेरित वोल्टेज अधिकतम होता है। ठीक दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम अधिकतर एमसीक्यू पूछा जाता है कि कंडक्टर के क्षेत्र के समांतर चल रहे होने पर जो हमारा कॉइल में प्रेरित वोल्टेज है वो कितना होगा, तो आप जान जाइएगा 0 होगा। और जब दोस्तों क्षेत्र में क्या होता है, समकोण पर चलता है, तो क्या होता है, कॉइल में प्रेरित वोल्टेज अधिकतम होता है। अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों प्रेरित वोल्टेज उस दर पर निर्भर करता है जिस पर कंडक्टर बल की चुंबकीय रेखाओं को काटते हैं। यानी कि जो प्रेरित वोल्टेज होता है दोस्तों, उस दर पर निर्भर करता है जिस दर पर क्या करते हैं, जो कंडक्टर बल होता है दोस्तों, चुंबकीय रेखाओं को काटता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी जनरेटर या डायनेमो का सिद्धांत इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है। आप इस चित्र को देखकर अगर समझना चाहें तो इसे भी आप समझ सकते हैं। इसे आप अगर क्लास 10 में पढ़े होंगे मोटर, तो उसमें भी आपको बताया गया था क्लास 9 में। ये जो मतलब मोटर का सिद्धांत है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ये सब वहाँ पर भी आपको पढ़ाया गया था। दोस्तों अब फ्रेम के बाद हम जानते हैं कि आर्मेचर क्या होता है। दोस्तों जो आर्मेचर होता है दोस्तों, यह घूमने वाला भाग है जिसमें बिजली वोल्टेज उत्पन्न होती है। यानी कि दोस्तों जो आर्मेचर होता है वो क्या होता है, ये घूमने वाला भाग होता है मोटर में। इसमें क्या होती है दोस्तों, बिजली उत्पन्न होती है। और दोस्तों इसमें कई सारी कॉइल्स लगी होती हैं। अब दोस्तों जानते हैं फील्ड कॉइल्स क्या है। दोस्तों ये भी एक घटक है फील्ड कॉइल्स। दोस्तों ये कॉइल्स फ्रेम के अंदर स्थित होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेट फील्ड उत्पन्न करने का कार्य करती है। यानी कि जो फील्ड कॉइल्स है, इनका कार्य क्या होता है, जो मैग्नेट क्षेत्र होता है, मैग्नेट फील्ड होता है, उसको उत्पन्न करना। ये जो कॉइल्स होती हैं फ्रेम के अंदर स्थित होती हैं। दोस्तों अगला है कंप्यूटरेट। अब दोस्तों कंप्यूटरेटर क्या है, इसको जानते हैं कंप्यूटरेटर के बारे में। दोस्तों यह डीसी जनरेटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों इसका मुख्य कार्य आर्मेचर में उत्पन्न होने वाली एसी बिजली को डीसी में बदलना होता है, ताकि बाहरी सर्किट में करंट एक ही दिशा में प्रवाहित हो सके। दोस्तों जो कंप्यूटरेट होता है, इसका कार्य होता है दोस्तों, इसका कार्य होता है दोस्तों, जो आर्मेचर में उत्पन्न हो रहे हैं दोस्तों एसी करंट या एसी बिजली, उसको डीसी में बदलना। यानी कि कंप्यूटरेट का कार्य है एसी को डीसी में बदलना, जो कि आर्मेचर से उत्पन्न होने वाली एसी है। ठीक दोस्तों ताकि बाहरी सर्किट में करंट एक ही दिशा में क्या हो सके, प्रभावित हो सके। ये कार्य था दोस्तों कंप्यूटरेट का। दोस्तों ब्रश क्या होता है। दोस्तों ब्रश कंप्यूटरेट से करंट इकट्ठा करके बाहरी सर्किट जैसे बैटरी तक पहुंचाने के लिए ब्रश का उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों कंप्यूटरेट से जो करंट बनता है दोस्तों, उसे इकट्ठा करके बाहरी सर्किट जैसे कि बैटरी तक पहुंचाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वही है ब्रश। दोस्तों पोल शूजर या पोल शूज क्या होता है। दोस्तों पोल शूज जो है दोस्तों, यह चुंबकीय क्षेत्र को आर्मेचर के चारों ओर समान रूप से फैलाने में मदद करते हैं। अब दोस्तों जो आपका एसी मतलब मोटर था, उसका जो जिसे हम बोल सकते हैं आपका जो एसी मतलब जनरेटर था, या मतलब डीसी जनरेटर। दोस्तों डीसी जनरेटर के सारे आपके जो कंपोनेंट्स थे वो पूरे होते हैं। ये पढ़िए अब एसी जनरेटर के बारे में, यानी कि एसी को पढ़ेंगे अब हम। डीसी हमारा जो जनरेटर था उसके हम सारे कंपोनेंट पढ़ लिए। हम जानते हैं अपने एसी जनरेटर के बारे में, जिसको हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं। दोस्तों मैं इसलिए अब शॉर्ट में इसे पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, जिससे आपका जो वीडियो है जल्दी से पूरा हो जाए, मतलब सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए। क्योंकि दोस्तों वीडियो है तो बहुत लंबा हो जाता है अगर मैं वैसे ही डिटेल में जैसे आप सभी को अभी तक पढ़ाया था वैसे पढ़ा था। तो दोस्तों थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ करिए, मतलब अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ, जो भी है कंटेंट पूरा अच्छे से दे रहा हूँ। बस क्या किया, जो जितना मैं उसमें बड़ा दे रहा था थोड़ा छोटा कर दिया है। तो बस आप पढ़ते रहिए, आपको समझ में आए। मेन उद्देश्य है हमारा आपको समझ में आए और अपने एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन करें। और ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों जो एसी जनरेटर है, इसका आविष्कार क्यों हुआ, हम क्यों दोस्तों अपने डीसी जनरेटर से सारे काम नहीं कर लिए, हमें एसी जनरेटर लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, और इसका कार्य क्या है, इसके घटक क्या है, इसके लाभ क्या है, इसको हम जानेंगे। दोस्तों देखिए, जब इंजन कम गति से चल रहा हो, या विशेष रूप से उन शहरों में जहां भारी यातायात के कारण वाहनों की बहुत कम गति से चलाना पड़ता है, डीसी जनरेटर पर्याप्त मात्रा में करंट का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होते थे। यानी कि दोस्तों जब इंजन कम गति से चल रहा हो, या दोस्तों ऐसे शहर जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ज़्यादा भारी वाहन चलते हैं, उनके कारण जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं दोस्तों बहुत धीमी गति से चलती हैं। दोस्तों ऐसी स्थिति में जो डीसी जनरेटर थे पर्याप्त मात्रा में करंट का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होते थे दोस्तों। और जो आधुनिक वाहन आ रहे हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें अधिक विद्युत सहायक उपकरण जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं उसमें स्वचालित पावर विंडो होती है, यानी कि जो बटन दबाइए विंडो खुल जाती है। अब उसमें एयर कंडीशनर लगा रहता है, जो नई नई गाड़ियां आ रही है उसमें स्वचालित ट्रांसमिशन के लिए विद्युत उपकरण लगे होते हैं। और सारे ऐसे दोस्तों उपकरण होते हैं जिनको चलाने के लिए दोस्तों क्या होता है, वाहन में धीमी गति से जो मतलब धीमी गति से
जो हमारा करंट आता है वो ज़रूरी मतलब नहीं है उसके लिए तेज़ करंट चाहिए। यानी कि दोस्तों जिसके लिए वाहन की धीमी गति से पर्याप्त मात्रा में करंट की आवश्यकता होती है, तो डीसी जनरेटर को अल्टरनेटर या एसी से बदल दिया गया। तो इसके लिए क्या किया गया, जो डीसी जनरेटर पहले लगा होता था, वो इन सब ज़रूरतों को पूरा करने में असक्षम था। यानी कि वो कम स्पीड में ज़्यादा मतलब ताकत नहीं दे पाता था, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पाता था। इसीलिए क्या किया गया दोस्तों, जो हमारा एसी जनरेटर था उसको डीसी जनरेटर था दोस्तों जो हमारा, उसको एसी जनरेटर से बदल दिया गया, जिसे हम अल्टरनेटर भी कहते हैं। दोस्तों इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि दोस्तों जो आधुनिक वाहनें आई उनमें क्या था, उनमें आप देखेंगे एसी भी लगा हुआ है, विंडो भी बटन से खुलती है। तो इन सब के लिए क्या चाहिए दोस्तों, इन सब के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और कम गति पर भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो दोस्तों जो डीसी जनरेटर था वो यह सब करने में असक्षम था। इसीलिए क्या किया गया दोस्तों, हम डीसी जनरेटर को अल्टरनेटर या एसी जनरेटर से क्या करते हैं, बदल देते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं अल्टरनेटर के घटक क्या है, यानी कि इसके भाग क्या होते हैं, कंपोनेंट्स इसके क्या क्या है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों। जो अल्टरनेटर का पहला घटक का जो पहला अंश है, यानी कि जो पहला घटक है वो है दोस्तों फ्रेम, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आवास। अब दोस्तों फ्रेम क्या होता है दोस्तों, अल्टरनेटेड असेंबली का आवास दो टुकड़ों में कास्ट एल्यूमिनियम से बना है। यानी कि दोस्तों जो अल्टरनेटर असेंबली का आवास होता है जिसे हम फ्रेम कहते हैं दोस्तों, या दोस्तों दो टुकड़ों में कास्ट एल्यूमिनियम से बना है। यानी कि जो ये हमारा अल्टरनेटर होता है एसी जनरेटर का एक हिस्से, माफ करिएगा दोस्तों, जो हमारा एसी जनरेटर का दोस्तों मतलब फ्रेम होता है, जो अल्टरनेटर का दोस्तों जो फ्रेम होता है जिसको हम हिंदी में आवास भी बोलते हैं दोस्तों, एक इससे बना होता है, एक कास्ट एल्यूमिनियम से बना होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अब चाहिए आइए जानते हैं रोटर क्या होता है। तो ये रोटर जो है, रोटर भी क्या है, ये भी एक एसी जनरेटर का हमारा पार्ट होता है या कंपोनेंट होता है दोस्तों। यह चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेट फील्ड को पैदा करने के लिए घूमता है। और दोस्तों इसमें स्टार्टर होता है। स्टार्टर क्या है दोस्तों, या स्थिर रहता है और इसमें बिजली यानी कि एसी उत्पन्न होती है। अब दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर है जो हमारे एसी जनरेटर का लास्ट घटक है दोस्तों। कहीं पर इसे रेगुलेटर भी लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा गया वोल्टेज रेगुलेटर। दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर यह सुनिश्चित करता है कि वोल्टेज एक निश्चित सीमा से ऊपर ना जाए, यानी कि जो वोल्टेज है वो ज़्यादा एक ना हो, एक निश्चित सीमा से ज़्यादा ऊपर ना जाए, ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, तय करता है। अब अल्टरनेटर के दोस्तों लाभ क्या है, इसको जान लेते हैं दोस्तों। पहला, वजन में हल्का, यानी कि यह डायनमो की तुलना में छोटा और हल्का होता है। जो हमारा अल्टरनेटर होता है ये डायनमो की तुलना में क्या होता है दोस्तों, बहुत छोटा होता है और यह हल्का होता है, यानी कि भारी नहीं होता है। बेहतर दक्षता, यानी कि दोस्तों यह इंजन की कम गति पर भी बैटरी को चार्ज करने में सक्षम होता है अल्टरनेटर। कम रख रखाव, यानी कि इसमें घिसने वाले भाग कम होते हैं जिससे यह लंबे समय तक चलता है, यानी कि जो अल्टरनेटर होता है विश्वसनीय होता है। दोस्तों स्थिर वोल्टेज, यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए स्थिर बिजली प्रदान करता है। ठीक दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आप 2-3 पॉइंट और लिख सकते हैं, जैसे कि अल्टरनेटर में किसी कटआउट इकाई की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों डायनेमो की तुलना में अल्टरनेटर को ड्राइविंग पुली के छोटे आकार की आवश्यकता होती है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम जानते हैं प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग प्रणाली क्या है। दोस्तों स्टार्टिंग प्रणाली के बारे में जानेंगे हम दोस्तों। इंजन को दोस्तों चालू करने के लिए यानी कि प्रारंभ करने के लिए दोस्तों स्टार्टिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है इंजन को चालू करने के लिए। दोस्तों इसके मुख्य भाग हैं बैटरी, इग्निशन स्विच और स्टार्टर मोटर। स्टार्टर मोटर की इमेज यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। यानी कि जो हमारा प्रारंभिक प्रणाली है, स्टार्टिंग जो सिस्टम है, इसके जो मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं बैटरी, इग्निशन स्विच और स्टार्टर मोटर। स्टार्टर मोटर की इमेज यहाँ पर दी गई है। दोस्तों प्रारंभिक प्रणाली में 2 सर्किट होते हैं, यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग सिस्टम है, स्टार्टिंग प्रणाली है, इसमें 2 सर्किट होते हैं। पहला स्टार्टर सर्किट, दूसरा नियंत्रण सर्किट। ठीक दोस्तों, ये सब क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक दोस्तों, पूछ सकता है एमसीक्यू में कि प्रारंभिक प्रणाली में कितने सर्किट होते हैं। आप जान ही रहे हैं यहाँ से कि 2 सर्किट होते हैं, पहला स्टार्टर सर्किट, दूसरा नियंत्रण सर्किट। ठीक दोस्तों अब स्टार्टर मोटर का सिद्धांत यानी कि स्टार्टर मोटर का प्रिंसिपल क्या है, इसको जानते हैं। स्टार्टर मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। ठीक दोस्तों सिद्धांत जब यह है दोस्तों, जब किसी करंट ले जाने वाले कंडक्टर यानी कि आर्मेचर को एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उस पर एक यांत्रिक बल यानी कि टॉर्क लगता है जो उसे घुमाने का प्रयास करता है। इसी सिद्धांत पर क्या होता है, जो हमारा स्टार्टर मोटर है वो काम करता है।
दोस्तों स्टार्टर मोटर की कार्य प्रणाली क्या है, यानी कि इसकी वर्किंग क्या है, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों जैसे ही चालक चाबी घुमाता है, इग्निशन ऑन, बैटरी से भारी मात्रा में करंट स्टार्टर मोटर में जाता है। यानी कि दोस्तों जब चालक ड्राइवर जो होता है जैसे ही क्या करता है, चाबी घुमाता है यानी कि सेल्फ देता है, इग्निस ऑन हो जाता है, यानी कि इग्निशन क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, और बैटरी से भारी मात्रा में जो करंट होता है स्टार्टर मोटर में जाता है। दोस्तों यह करंट मोटर के अंदर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, जिससे मोटर का आर्मेचर तेजी से घूमने लगता है। फिर दोस्तों आर्मेचर शाफ्ट पर लगा पिनियन गियर आगे बढ़कर इंजन के फ्लाई व्हील्स के दांतों से जुड़ जाता है और स्टार्टर मोटर फ्लाई व्हील्स को घुमाती है, जिससे इंजन के पिस्टन जलने लगते हैं और दहन यानी कि कंबशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इंजन शुरू होते ही पिनियन गियर वापस अपनी जगह पर आ जाती है, ताकि इंजन की गति से मोटर खराब ना हो। तो दोस्तों एक सी कार्य प्रणाली हमारे स्टार्टर की यानी कि प्रारंभिक प्रणाली की। दोस्तों हमारा जो अगला सत्र है यानी कि जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है दोस्तों ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली। अब इसके बारे में जान लेते हैं, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक प्रणाली या ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली क्या है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली वह वाहन के प्रदर्शन, ईंधन की बचत और प्रदूषण को नियंत्रण को बेहतर बनाती है। यानी कि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली होती है वाहन की, वो क्या करती है, वाहन के प्रदर्शन, वाहन के ईंधन की बचत और प्रदूषण नियंत्रण को बेहतर बनाती है। दोस्तों इलेक्ट्रिक प्रणाली में हम पहले पढ़ेंगे इंजन प्रबंधन प्रणाली यानी कि ESM, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। दोस्तों यह एक जटिल प्रणाली है जो इंजन के विभिन्न कार्यों जैसे कि फ्यूल इंजेक्शन, इग्निशन, टाइमिंग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित करती है। यानी कि जो ESM है, जो इंजन प्रबंधन प्रणाली है, यह एक जटिल प्रणाली है जो इंजन के विभिन्न कार्यों को क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित करती है। दोस्तों यहाँ पर आप इंजन प्रणाली का एक इमेज भी देख सकते हैं। ठीक, ये क्या है दोस्तों, एक इंजन प्रबंधन प्रणाली का एक चित्र है। ठीक दोस्तों हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट क्या है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ECU बोलते हैं। दोस्तों इसे वाहन का दिमाग कहा जाता है, यानी कि जो ECU है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, इसे वाहन का दिमाग कहा जाता है। यह विभिन्न सेंसरों से डाटा प्राप्त करता है और इसकी गणना करके इंजन के एक्चुएटर्स को निर्देश भेजता है। और दोस्तों अगला है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, जिसको MPFI भी बोलते हैं, यानी कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन भी बोलते हैं। दोस्तों यह प्रणाली पेट्रोल इंजन में प्रयोग होती है। यानी कि दोस्तों जो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली है, एक पेट्रोल इंजनों में क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये MCQ में पूछा जा सकता है। दोस्तों जो MPFI प्रणाली है, इसकी विशेषता है यह है दोस्तों, इसमें प्रत्येक सिलेंडर के लिए एक अलग फ्यूल इंजेक्टर होता है। दोस्तों इसका लाभ क्या है, यह इंजन को सही मात्रा में और सही समय पर ईंधन प्रदान करता है, जिससे ईंधन की बचत होती है और प्रदूषण कम होता है और इंजन की शक्ति बढ़ती है। दोस्तों अब हम जानते हैं जो हमारे प्रमुख सेंसर हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं। ठीक दोस्तों सेंसर्स वाहन की स्थिति की निगरानी करते हैं और ECU को रिपोर्ट भेजते हैं। जितने भी गाड़ी में सेंसर लगे होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाहन की निगरानी करते हैं, और जो हमारा ECU होता है जिसको हम वाहन का दिमाग बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, रिपोर्ट भेजते हैं। दोस्तों पहला जो सेंसर है वो है दोस्तों एयर फ्लो सेंसर। दोस्तों यह इंजन में जाने वाली हवा की मात्रा को मापता है ताकि ECU सही मात्रा में ईंधन स्प्रे कर सके। अब एयर फ्लो सेंसर क्या करता है, जो इंजन में हवा जा रही है, जो ऑक्सीजन एक रूप से जा रहा है, उसको क्या करता है, मापता है ताकि जो हमारा ECU है वो सही मात्रा में ईंधन स्प्रे कर सके। अब दोस्तों अगला जो हमारा है वो है दोस्तों ऑक्सीजन सेंसर। दोस्तों जो ऑक्सीजन सेंसर है दोस्तों, यह निकासी गैस यानी कि एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा की जांच करता है। इससे यह पता चलता है कि ईंधन पूरी तरह जला है या नहीं। यानी कि ऑक्सीजन सेंसर का काम है यह पता लगाना कि जो हमारा ईंधन है, यानी कि जो भी डीजल है, पेट्रोल है, CNG है, ये सही से जल रहा है या नहीं जल रहा है, पता लगाना है हमारे ऑक्सीजन सेंसर का काम। दोस्तों अगला है हमारा थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, TPS जिसको बोलते हैं। दोस्तों यह बताता है कि चालक ने एक्सीलेटर कितना दबाया है और थ्रॉटल वाल्व की स्थिति क्या है। ठीक दोस्तों इसका जो कार्य है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर का, इसका कार्य है यह बताना कि चालक ने जो एक्सीलेटर है उसे कितना दबाया है और थ्रॉटल वाल्व की स्थिति क्या है। उसके अलावा अगला है नॉक सेंसर। दोस्तों यह इंजन में होने वाली असामान्य आवाज
यानी कि नॉकिंग को पहचानता है। अब यहाँ से आप एक चीज़ ये भी जान लीजिए, जो इंजन में असामान्य आवाज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉकिंग बोलते हैं। ठीक दोस्तों, जो नॉकिंग है, नॉकिंग को पहचानने के लिए हम नॉक सेंसर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यह पियोजोलेटिक सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है तापमान सेंसर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर सेंसर। दोस्तों यह इंजन के कूलेंट के तापमान की जानकारी देता है ताकि इंजन को ज़्यादा गर्म होने से बचाया जा सके, यानी इंजन हमारा ओवरहीट ना हो, इसलिए क्या किया जाता है, जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है, तापमान सेंसर है, उसको लगाया जाता है, जो इंजन के कूलेंट के तापमान की जानकारी देगा है, ताकि जो हमारा इंजन है वो ज़्यादा गर्म ना हो, ओवरहीटिंग से हमारे इंजन को बचाया जा सके। दोस्तों अब हम जान लेते हैं सेंसर और एक्चुएटर्स में क्या अंतर है। ठीक दोस्तों जो सेंसर हैं ये इनपुट डिवाइस हैं। इनका कार्य है जानकारी इकट्ठा करना और उसे ECU तक भेजना। और जो एक्चुएटर्स होते हैं दोस्तों, ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। ये ECU से निर्देश प्राप्त करते हैं और वास्तविक कार्य करते हैं, यानी कि ये खुद ही जो निर्देश प्राप्त करते हैं ECU से उसको करते हैं। जो सेंसर है पहले क्या करेगा, ECU के पास निर्देश भेजेगा, फिर क्या करेगा दोस्तों, जो हमारा ECU है वो निर्देश देगा हमारे एक्चुएटर्स को। और दोस्तों ये सब क्या करेंगे, ये सब जो ECU से निर्देश प्राप्त होगा उसी पर क्या करेंगे, कार्य करेंगे, यानी कि वास्तविक कार्य करते हैं, जैसे कि फ्यूल इंजेक्टर द्वारा ईंधन का स्प्रे करना। और आप याद रखिएगा, जो सेंसर है हमारा इनपुट डिवाइस है और ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों अब ईंधन वितरण और नियंत्रण प्रणाली को जान लेते हैं, जो कि आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर 5 यानी कि यूनिट 5 आपका खत्म हो जाएगा। दोस्तों जो ईंधन प्रणाली है, पंप द्वारा टैंक से ईंधन को इंजन के इंजेक्टर तक पहुंचाना है, इसका कार्य है। यानी कि जो ईंधन वितरण है, माफ करिएगा प्रणाली बोल दिया, ईंधन वितरण क्या है दोस्तों, पंप द्वारा जो टैंक से ईंधन को इंजन के इंजेक्टर तक पहुंचाना होता है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हम ईंधन वितरण बोलते हैं। यानी कि ईंधन को बांटना, कहाँ से, पंप द्वारा टैंक से ईंधन को लेकर इंजन के इंजेक्टर तक पहुंचाना, इसी को बोलते हैं हम ईंधन वितरण। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण क्या है, यानी कि ECU द्वारा तय करना कि कब और कितना ईंधन जलाना चाहिए, इसे ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण। दोस्तों इन प्रणालियों के तालमेल से ही आधुनिक वाहन सुरक्षित, शक्तिशाली और पर्यावरण के अनुकूल बन पाते हैं। दोस्तों इसी के साथ जो आपका चैप्टर 5 था, इसका भी ये वीडियो समाप्त होता है। चैप्टर 5 आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप इसका MCQ नहीं देखे हैं पूरे बुक का ऑटोमोटिव का, तो उसको आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। मैंने क्लास 12 के सारे मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एक MCQ वीडियो बनाई है, जो कि लगभग आधा घंटे की है। उसमें आप क्या करेंगे, उस आधे घंटे की वीडियो में आप सभी जो हमारे MCQ क्वेश्चन है क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट, उसको देख लेंगे। उसके अलावा दोस्तों आप इसकी अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मिलते हैं चैप्टर 6 में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।